द अल्फा टेक्नो एजुकेशन। दोस्तों पिछले लास्ट 2 वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हमने आईपीसी की धारा को कुछ कंप्लीट किया। हमने अध्याय फर्स्ट में पढ़ा था कि आईपीसी की स्टार्टिंग कैसे हुई, आईपीसी को हमने क्यों लाया, और ये सारी चीज़ हमने इसका हिस्ट्री से लेके उनका केम इंटू इफेक्ट और उसके सारे इंट्रोडक्शन की हमने बात करी थी। और हमने जैसे कि अध्याय 2 भी देखा था, तो हमने जो सामान्य परिभाषाएँ थी तो हमने ये भी सारी डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अध्याय 3 से स्टार्ट करेंगे। और जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 में मेनली जो धारा है वो धारा 53 से धारा से 75 है। जो धारा 3 है मुख्यतः दंडों के विषय में बताया गया है कि कितने प्रकार के दंड होते हैं और ये किस प्रकार से उनका लघुकरण किया जा सकता है और उनके क्या प्रावधान है। हम उन सारे विषयों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अध्याय 3 है उसमें दंडों के विषय में बताया गया है। आप जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप नहीं देख सकते हैं कि जो अध्याय 3 है उसमें जो टोटल धाराएं हैं वो 53 से 75 के बीच में उसमें धाराएं अध्याय 3 में आती हैं। और अध्याय 3 मुख्यतः दंडों के विषय में बताता है। तो सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। दंड, अगर हम दंडों की बात करें तो दंड हमारे 5 प्रकार के दंड होते हैं। जैसे पहले तो होता है कि मृत्युदंड, फिर होता है आजीवन कारावास, फिर होता है कारावास। तो उस कारावास में भी 2 प्रकार के कारावास हो जाते हैं, एक तो सादा कारावास, एक कठिन कारावास होता है। और एक होता है संपत्ति का अपहरण जिसे कहते हैं कुटकी हो जाना। और हमारा दूसरा होता है जुर्माना, जिसे कहते हैं जो आप जुर्माना देते हैं ये। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जितने भी प्रकार के जो दंड हैं 5 प्रकार के हमारी आईपीसी में दंडों का प्रावधान है। तो हम धारा वाइज सेक्शन वाइज हम इसमें देखते हैं किस धारा में कौन से क्या क्या बताया गया है। जो हम और हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम यूपीएसआई के एग्जाम में किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको भी दोस्तों हाल में डिस्कस करेंगे। वैसे जो हमारा ये अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, हमने क्रैश कोर्स में उन्हीं सब्जेक्ट या उन्हीं धाराओं पर ज़्यादा वो सीरियसनेस या उन्हीं धाराओं को हमने ज़्यादा बताने की कोशिश करी है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं धारा 53। धारा 53 में बताया गया कि निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। तो इस प्रकार का उन्होंने धारा 53 में देखो, धारा 53 की ए में बताया गया है, लेकिन धारा 53 में दंड बताएं कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम धारा 54 और 55 की बात करी जाए तो धारा 54 और 55 में दंड का लघुकरण कैसे होगा, मृत्युदंड या दंडादेश का लघुकरण कैसे होगा, या आजीवन कारावास का दंडादेश का लघुकरण क्या होता है। तो जितनी भी ये लघुकरण होते हैं ये हमारी समूची सरकार करती है। जैसे किसी का दंड कम करना, ये हमारी सरकार होती है जो समुचित सरकार कहते हैं, उसकी जो परिभाषा क्या है तो उन्होंने धारा 55 के ए में समुचित सरकार का परिभाषा दी गई है। तो हम देख सकते हैं धारा 54 55। लेकिन हमें ये सारी धाराओं से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट आती है हम आपको उन धाराओं को डिस्कस करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है धारा 57 है, उसमें जो आजीवन कारावास है तो उसकी आजीवन कारावास की सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आजीवन कारावास होता है उसकी एज लिमिट क्या होती है, उसमें कितने वर्ष तक आप जेल में रहोगे तो उसे आजीवन कारावास माना जाएगा। तो ये आप 20 वर्ष तक अगर जेल में रहते हो तो उसे आजीवन कारावास माना जाएगा। तो निर्वासन का मतलब होता है कि निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। तो निर्वासन का होता है मतलब देश से निकाला जाना, जिसमें अगर 55 के ए में आप देख सकते हैं तो वहाँ पे सीधा लिखा है निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका अर्थ है कि देश निकालना निर्वासन का मतलब होता है। तो हमने देखा है कि दंड, पहली बात तो इसमें देखा 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति का संपारण और जुर्माना। तो सबसे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से धारा 54 में मृत्युदंड का लघुकरण करना है, समुचित सरकार मृत्युदंड से मतलब दंडित व्यक्ति का दंड कम करना है। सबसे पहले तो ये आ जाता है तुम्हारा 55 का मैंने बताया कि लघुकरण में आ जाता है। धारा समूची सरकार है वो हमने आजीवन कारावास के हमने आपको ये बताया 20 वर्ष। तो अगर हम धारा, ये तो कुछ धाराएं आप यहाँ पढ़ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट धारा थी मैंने आपको बता दी, 53 54 55 56 इसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों अगर हम इसको आगे भी चलते हैं तो धारा नंबर 67 पर आते हैं। तो धारा नंबर 67 में ये बताया कि जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। तो इसमें ये तो कई लोग होते हैं जो जुर्माना नहीं दे पाते तो उनको सजा ही देनी पड़ती है कि किस प्रकार से उस जुर्माने को सजा में कन्वर्ट किया जाए। तो वो कहते हैं कि जुर्माना ना देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। मतलब आपने अगर ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें सिर्फ जुर्माना ही, आपके ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसमें कोई दंड मतलब आपको फिजिकल ऐसा कोई हॉल्ट किया जाए, आपको जेल में डाला जाए, ये सारी चीज़ें ना हो। तो वो इसमें ये बताना, धारा नंबर 67 में वो ये बताना चाह रहे हैं कि जुर्माना ना देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं धारा नंबर 67 में।
तो अगर मैं इसमें जुर्माने की बात करें तो कुछ जुर्माना ऐसे होता है, जैसे 50 रुपये, अगर आप 50 रुपये का आप जुर्माना है वो नहीं दे पा रहे हैं, आपको 2 माह जेल में रहना पड़ेगा। अगर आप 50 से 100 रुपये के बीच में आपको मतलब जो जुर्माना लगा है और आप जेल आप नहीं दे पा रहे हैं, उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, आप जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको 4 महीने की जो आपको कारावास होगा। और आप 100 रुपये से ज़्यादा का है तो आपको 6 महीने का कारावास हो सकता है। तो ये कंडीशन तब है जब आप जुर्माना देने में असक्षम हो। दोस्तों अब हम इसके बाद चलते हैं धारा नंबर 73 पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है। तो धारा नंबर 73 में बताया गया कि एकांत परिरोध क्या होता है। तो एकांत परिरोध से मतलब एकांत परिरोध का मतलब होता है कि जो आप जैसे जो अपन कहते हैं एकांत कारावास, जो तो इस प्रकार की हम एकांत कारावास मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक दंड दे, मतलब 6 माह से ज़्यादा या 6 माह से कम। किस प्रकार से एकांत कारावास क्या होता है, एकांत कारावास के बारे में हम देखते हैं। जैसे एकांत कारावास एक बार में 14 एकांत कारावास की अगर हम बात की जाए तो एकांत जो परिरोध है आपको 14 दिन में, एक बार में 14 दिन से ज़्यादा आपको नहीं डाला जा सकता एकांत परिरोध में। या 3 माह में अगर बात करें तो 1 माह में ओनली 7 दिन कारावास आपको मिल सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एकांत कारावास के कुछ मापदंड हैं, जैसे 6 माह और 2 माह। अगर आपकी जो पूरी जो आपको जितना भी कारावास आपको 6 माह का कारावास हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको 2 महीने हम एकांत परिरोध में रखते हैं तो ये आपका 6 महीने की जेल की मतलब कारावास के बराबर होगा। अगर आपको अगर आपको 1 वर्ष से अधिक का है तो आपको 3 माह से, अगर आपको 1 वर्ष से अधिक की जेल है, आपको 1 वर्ष से अधिक का कारावास है, तो आपको अगर 3 माह एकांत कारावास में रखा जाता है तो आपको उतने के बराबर होगा। तो अगर ये सब चीज़ें एकांत परिरोध में आ जाती हैं तो हम देख सकते हैं एकांत परिरोध की अवधि क्या होती है। तो आप धारा 73 और 74 में ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो धारा नंबर 74 में जैसा कि इसमें दिया है कि एकांत परिरोध की अवधि, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम अवधि की बात करें तो एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा आपको। और 3 माह में, अगर 3 माह में तो 1 माह में ओनली 7 दिन को आपको कारावास दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और हमने अध्याय नंबर 3 में ये समझा कि किस प्रकार से धारा नंबर 53 से 75 तक कौन कौन सी धाराएं हमारी इंपॉर्टेंट थी। जैसे हमने आपको 53 में बताया तो उसमें दंड के बारे में बताया गया है। 54 और 55 में हमने दंड का लघुकरण के बारे में बताया गया है। धारा 67 में बताया, उसमें हमने जुर्माने की बात बताया है। धारा 74 में हमने एकांत कारावास के बारे में बताया। तो और हमने ये बताया कि दंड कौन से कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मृत्यु दंड बताया, आजीवन कारावास बताया, संपत्ति का संपरण बताया, जुर्माना बताया। वो किस प्रकार से समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। आप ये क्वेश्चन आ सकता है कि समुचित प्रकार की सरकार की परिभाषा है वो किस धारा में दी गई है। जुर्माना, जैसे अगर आप जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं, आप असक्षम है जुर्माना देने में, तो आपको उस जुर्माने को आपको कारावास भी हो सकती है। तो वो कारावास किस प्रकार से कन्वर्ट होगी, आप 50 रुपये नहीं दे पा रहे हैं या 100 रुपये के जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं तो किस प्रकार से आपको जेल में जाना होगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी हैं। तो हम देख सकते हैं अध्याय नंबर 3 में मुख्यतः इसमें दंड के प्रकार और दंड के विषय में सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो दोस्तों यूपीएसआई में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। और आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन कौन सी धाराएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस धाराओं को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने भी इंपॉर्टेंट बताया है। और अध्याय 3 में ये सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है कि 53 से 75 तक धारा नंबर 3 में धाराओं का डिस्कशन किया गया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और भी पढ़ना है तो हमको ये PDF में आपको हम बता सकते हैं, आप इसको PDF को और भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये लॉ की लैंग्वेज है, इसमें सिर्फ लिखा है, आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपको उसकी चीज़ों को एलैबोरेट करके हम आपको समझा देंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।